आप देख रहे हैं आपकी खबर और फोर्थ विजन न्यूज़। मैं हूं पदम सिंह पारस। आज मैं हूं बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद श्री गुलाब सिंह राठौर जी के पास, जो प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज भाजपा सरकार केंद्र में दूसरी पंचवर्षीय का पूरे से पहले साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और उसका पूरा जश्न मनाया जा रहा है पूरे भाजपा के साथ में। तो बात करते हैं गुलाब सिंह राठौर जी से। गुलाब सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो दूसरी पंचवर्षीय के पहले साल के कार्यकाल के लिए, जो अच्छा कार्य किया है भाजपा सरकार ने, और आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई है। साथ ही हम जानना चाहते हैं कि जो पिछला जो एक साल में जो भाजपा ने जो कार्य किए हैं और जो मुख्य चीज़ें रही हैं उनके बारे में आप अवगत कराएं जनता को। सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को, आपको, कि आपने ऐसे समय पर आकर के और जानकारी लेना चाहा। और द्वितीय बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी, उसके लिए संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से उनका आभार देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना जनता द्वारा दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, और पहले वर्ष में जिस तरह से कार्य हुए हैं, अंदाज़ा किया जाता है कि अगले 4 वर्ष कितने अच्छे और कितने बेहतर होंगे। इस विषम परिस्थिति इस समय कोविड-19 का चल रहा है और इसके बावजूद भी इतना बेहतर रूप से देश को सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जिस तरह से आप प्रधानमंत्री का एक रहा है डायलॉग, सबका साथ सबका विकास सबका साथ, तो उसमें जैसे जो पुरानी योजनाएं रही हैं जिनको आप लगभग पूरी कर चुके हैं, उन योजनाओं पर विस्तार डालिए जो प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप पुरानी और नई क्या है, यहाँ तो सब जीर्ण शीर्ण अवस्था पड़ी हुई थी। और अगर एक देखें कि ये छोटी छोटी बातों को तो ऐसी तो हजारों में गिनती होंगी जाके, परंतु मैं कुछ विशेष ऐसी योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा जो देश के लोगों के मन में ये भी बात आ चुकी थी कि इसका हल कभी हो ही नहीं सकता है, हल नहीं हो सकता है। इट मीन हम लोग भी ऐसा लगता था कि ये सब लोग बोले होगा नहीं, क्योंकि जब 70 सालों से नहीं हो पाया और स्थितियाँ और विकराल होती चली गई, इतना आसानी से कैसे हो सकता है। तो लेकिन जैसे ही दूसरा योजना में प्रधानमंत्री जी आए और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, सबसे पहला काम क्या हुआ, जो विश्व स्तरीय कार्यक्रम था और हिंदुस्तान के लिए एक तरह से कैंसर की बीमारी की तरह वो बार बार जो है ना तंग करता था, और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को बार बार डैमेज वहाँ से होता था। केवल एक ही प्रांत में इतना पैसा लग जाता था, वो जम्मू कश्मीर का मसला था, जो धारा 370 को समाप्त करना। तो ये बहुत बड़ी योजना और बहुत बड़ा काम ऐसे हो गया जैसे मालूम ही नहीं चला कि कैसे बीमारी का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करके और बीमारी को करके ठीक कर दिया गया। कहीं पर भी पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर कोई भी आदमी विरोधाभास में नहीं आया, अगर 1-2 कंट्री को छोड़ दे जो सिर्फ उस बात के लिए ही जाने जाते। दूसरी बहुत बड़ा टाइम से जिसके ऊपर लोग तमाम ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये इशू कभी क्लियर नहीं किया जा सकता है, उसका एक मुख्य मुद्दा है चुनाव लड़ने का, वो था राम मंदिर का विषय। और कितने भी सुनियोजित तरीके से, बेहतर रूप से और कानून के अंतर्गत रहते हुए उस व्यवस्था को भी ठीक किया गया। और आज प्रसन्नता की बात है, और सभी देशवासियों का नहीं तो जितने भी प्रवासी भारतीय विश्व पटल पर रहते हैं उन सब के लिए बधाई का समय कि राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर बनना प्रारंभ भी हो गया। कितनी बड़ी योजना है। अब दूसरा है कि हिंदुस्तान के अंदर रह रही वो एकमात्र शक्ति जो कुछ लोगों के संकीर्ण मानसिकता के कारण उनके साथ अन्याय होता था, ऐसी मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत बड़ी योजना, जिनकी मांग थी, जो उनके साथ अत्याचार होता था उस अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक का विषय इसी वर्ष के अंदर ये सारा कुछ हुआ। सीए का विषय इसी उसमें आया। कितना लोगों ने विरोध किया, कितना बवाल किया, कितना भी सब कुछ किया, लेकिन बहुत अडिग विचारधारा के माननीय प्रधानमंत्री जी और उनने उस कार्य को पूरा करने का काम किया। जिस तरह से आपको प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं का जो अध्यक्ष बना है प्रदेश का, तो आपको कुछ और नई योजनाएं अभी जो इस साल में अब आपको कुछ करना है, तो कुछ गाइडलाइन आपको दी होगी, तो उसमें कुछ प्रकाश डालेंगे।
देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए लागू की गई हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच में जाके जन जन को बताना और उनको अवेयर करना, उन्हें समझाना, और समझाना ही मात्र नहीं, अभी तो उन लोगों को उस लाइन में जोड़ना ताकि उसका पूरा फायदा वो उठा पाए। और जो बीच की मध्यस्थता है, जिसके कारण से लोगों को लाभ लेने से पहले ही उनकी जेबें कट जाती हैं। जेब कटने का मतलब है कि कोई ना कोई बीच में उनसे मध्यस्थता ले लेता है और बहुत लोगों को वो देने के बाद भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता। तो इन चीज़ों से उनको बचा करके सीधे लाइन अप करना और उनको जोड़ना और उन तमाम योजनाओं को ला करके उनके बीच लाना। जैसे उज्ज्वला योजना है, बहन बेटियां हैं, बहुतों को मालूम भी नहीं है, ज़रूरतमंद हैं, आज भी शहर के अंदर रह करके गैस चूल्हे पर न होकर के स्टोव पर खाना बनाते हैं। मैं तमाम यहाँ दिल्ली के गाँव में देख रहा हूँ, ऐसे गरीब लोग हैं जो आज भी चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को अवेयर करना और उनको उस उज्ज्वला योजना से जोड़ करके उनको गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिलवाना। ऐसे परिवार हैं जो गरीब परिवार हैं, लड़कियों की शादी करनी है परंतु अर्थतंत्र उनका कमज़ोर होने के कारण वो बेचारे शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हैं, इधर उधर उन्हें परेशान होना पड़ता है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए सुकन्या योजना की व्यवस्था की है, आपके इस बच्चे की, इस लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये देने के लिए व्यवस्था की है उन्होंने। तो उनको अवेयर करना और उनको इस कड़ी में जोड़ करके और उनको ये बेनिफिट दिलवाना। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिसका विस्तार से काम किया जाएगा और इसका पूरा चरण हमारे साथ बैठ रहा है और सभी चैनल और सभी लोगों की जिम्मेदारी और दायित्व दिए जा रहे हैं। और इसका राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर, प्रदेश से जिला और जिला से वार्ड और मंडल तक जो है ना, इन चीज़ों को ले जा करके और हम लोग इसको मोहल्ला स्तर तक ले जाएंगे और ले जा करके लोगों को हर मतलब घर तक जाकर उसको टच करेंगे और जानेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति जिसको इसकी ज़रूरत है और उनको लाभ दिलवाने का काम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान करेगा। तो कोरोना की जिस तरह से महामारी चल रही है, उसके ऊपर 2 महीने का, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का जो लॉकडाउन रहा है, उसके बावजूद केस जिस तरह से कम रहे और अचानक अब केसों की जो तादाद बढ़ी है, तो उसको किस तरह से कवर करने का क्या क्या योजना है केंद्र की या आपकी तरफ से कुछ ऐसी योजना है? देखिए, भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए कम। ये महामारी आई और उससे पहले ही उन्होंने आगाह किया लोगों को और सभी प्रदेश की सरकारों को आगाह किया, जनता को अवेयर किया। ये ताली बजाना केवल विषय ये नहीं था कि ताली बजवा के छोड़ दिया। ताली बजवाना माने कड़ी से लोगों को जोड़ना था। इस प्रकार से, यानी ताली हम क्यों बजाने जा रहे हैं, यानी कि हम ये बीमारी हमारे आने लगी और उससे हमें बचना है, उसके लिए हमें क्या करना है। दीप जलाने का मतलब केवल ये नहीं था कि हम दीप जला करके बताना चाह रहे हैं, उसके भिन्न भिन्न कारण थे, परंतु ये भी एक कारण था कि सामूहिक रूप से सभी लोग इस विषय को जान सकें, इस बीमारी से बचना है और उसके लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे। एक चीज। दूसरा, सरकारों को अवेयर किया था कि आप लोग अपने यहाँ लॉकडाउन का पालन करवाएं और जिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने इस व्यवस्था को माना, वहाँ आज भी व्यवस्था कंट्रोल में है। और जिन मुख्यमंत्री ने या वहाँ के शासन प्रशासन ने इस व्यवस्था को सही रूप में नहीं लिया, नहीं माना, राजनीतिक कारणों से, वोट के लालच में उन्होंने इस व्यवस्था को ढील दिया, उन प्रदेशों में आज महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। और जब ऐसी चीज देखेंगे तो महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर महामारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जैसे यूएस में जिस तरह से वो महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ पर कांग्रेस एनसीपी समर्थित वहाँ की सरकार है और वो वहाँ पर इस मामले में बिल्कुल फेल है। ना ही कांग्रेस अपने उस सहयोगी को दबाव डाल पा रही है और ना ही कांग्रेस उससे बाहर आ पा रही है, क्योंकि वो खुद चाहती कि महामारी फैले। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल साहब हैं, अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का यहाँ भी समर्थन है। जब चुनाव हुआ था तो उस समय इन्होंने सबने अपने कैंडिडेट को बैकफुट करके उनको सपोर्ट किया और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में बढ़ा। जिस तरह से आप देखेंगे तो ये तमाम एरिया के सर, आप देखिए भारतीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा देश का प्रदेश है, लेकिन कितना कंट्रोल है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक होती चली जा रही थी, लेकिन जैसे माननीय शिवराज सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तत्काल प्रभाव से उन्होंने व्यवस्था किया और 15 से 20 दिन के अंदर व्यवस्था कंट्रोल होने लगी। आज बिल्कुल कंट्रोल है। तो ये
प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार की तरफ से संपूर्ण रूप से सबको अवेयर भी किया गया और सभी प्रकार के सहयोग भी दिए गए। परंतु जिन लोगों को स्वार्थ कारणों से कोई नाराज ना हो जाए, मैं बिल्कुल उसमें नाम न लेकर के चीजें करना चाहता हूं, तो उन लोगों ने अपने प्रदेश के लोगों को मौत के मुंह पर ढकेलने का काम किया। उसमें दिल्ली सबसे आगे। कुछ प्रदेश सरकार है जैसे स्कूल बंद है, उसकी वजह से फीस के लिए उन्होंने रोक लगाई हुई है, तो जब स्कूल नहीं चल पा रहा और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो उसकी फीस रोक दी गई है। लेकिन दिल्ली में इस तरह का कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा कोई घोषणा की हो फीस के लिए। और आज जो डिजिटल जो पढ़ाई है वो भी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए कोई केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना लेकर आ रही है जिससे बच्चों का भविष्य भी बना रहे और फीस में कुछ रियायत मिले, क्योंकि आज साल काम धाम में सब बंद पड़ा है पूरे लोगों का, तो उसके लिए कोई ऐसी योजना है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे दिल्ली का विषय आया और केंद्र का, केंद्रीय सिस्टम के विद्यालयों की व्यवस्था करता है और प्रदेश सरकार है प्रदेश व्यवस्था को करती है। दिल्ली प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली योजना में इस बात की घोषणा की थी और फिर पुनः अभी 1 साल पहले अभी जब चुनाव हुआ तब भी इन्होंने कहा कि हम संपूर्ण दिल्ली में वाईफाई जोन बनाएंगे, फ्री वाईफाई जोन करेंगे। आज ये स्थिति है कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस, विद्यालयों का मैं धन्यवाद करूंगा, दिल से धन्यवाद करूंगा, जितने विद्यालय प्रबंधक और उनके प्रशासनिक सबका, कि उन्होंने किसी से फीस मांगने का काम नहीं किया। जो अभिभावक फीस दे गया उन्होंने लिया, नहीं दे पाया नहीं लिया, बुक्स तक प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो पैसे दे गए ले लिया, नहीं लिया तो उनमें भी कंसेशन और चीज़ें जो भी कुछ कर सकते थे। किसी प्रकार के अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं होने दी, क्योंकि सरकार ऑनलाइन के लिए जो एप्लीकेशन हुआ, ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे, सभी विद्यालय पढ़ा रहे, परंतु जिनके पास वाईफाई नहीं है, जो गरीबी में हालत में परेशान है, एक घर में 4 बच्चे हैं और उनके घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है या नहीं है, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की? क्या वहाँ वाईफाई की व्यवस्था की? उनको नेट कैसे मिलेगा? क्या नेट की व्यवस्था करवा के दे रहे हैं? तो सवाल है, विद्यालय प्रशासन तो अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है वो दे सकता है, परंतु अभिभावक अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, उसमें दिल्ली सरकार की सबसे बड़ा फेलियर रहा है। और जिसके कारण से आज बच्चे ऑनलाइन होने के बाद भी पूर्ण व्यवस्था जो शिक्षा की लेनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सरकार ने स्वयं घोषणा की थी कि कोई भी 3 महीने की इकट्ठी फीस नहीं लेगा। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि किसी की एक साथ 3 महीने की फीस क्यों ली जाए। ये कौन विद्यालय हैं जो बहुत बड़े रिचेड हैं, बहुत बड़े, वहीं पर लोग 3 महीने की एडवांस फीस जमा करते हैं और जो लोग जमा करने वाले हैं उन स्कूलों में वो भी रिच हैं, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। परंतु जितने भी छोटे विद्यालय हैं इनमें से कहीं पर ऐसी खबर नहीं आई कि जिन लोगों ने किसी से 3 महीने की फीस मांगी हो, किसी ने एडमिशन चार्ज मांगा हो। सभी ने अभिभावकों को कोऑपरेट करने का काम किया है और सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। किसी से कोई ऐसी सूचना नहीं आ रही है, क्योंकि मैं लगभग दिल्ली के 2-2.5 हज़ार स्कूलों से जुड़ा हूँ इस संस्थागत, तो इसलिए मैं वहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कहीं पर ऐसा दबाव नहीं है और ना ही अभिभावकों की तरफ से है। दिल्ली सरकार निजी अपने स्वार्थों के कारण बार बार उसका स्टेटमेंट ही नहीं कि आप क्या कहना चाहते क्या नहीं कर, बार बार बदल रहे हैं, बार बार हट रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि एक गाइडलाइन बनाएं और विद्यालय हों चाहे कोई भी, उनमें भी जो शिक्षार्थी हैं, जो वहाँ के स्टाफ है, वहाँ के अध्यापक है, उनकी भी व्यवस्था करना तो बनता है ना। तो क्या सरकार उसमें कोई सहयोग करने वाली है? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि सरकार इसमें कुछ मदद कर पा रही है, कुछ भी ऐसी मदद नहीं हो रही है। परंतु फिर भी जनता जिस तरह से जागरूक होकर के काम कर रही, मैं यही आशा करूंगा कि इस कोविड-19 से लोग निकलेंगे, ये बच्चे फिर आगे बढ़कर आगे बढ़ेंगे और सभी विद्यालय पुनः इन चीज़ों को मजबूत तरीके से लगा पाएंगे और ये भारत फिर आगे बढ़ेगा। अच्छा, दिल्ली में जो कोरोना से हुई जो मौत के जो आंकड़े दिखा रहे थे तो बहुत कम से अचानक कल बढ़े हैं एकदम से, जो 3 गुना है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार पहले तो सब चीज़ें दबाती चली गई। वो दिखाना चाह रहे थे कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है और जो मृत्यु दर है और कोरोना पेशेंट जो बढ़ रहे थे इनको छुपाया जा रहा था। लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कपिल मिश्रा जी का कि जिन्होंने इस भंडाफोड़ को खोला। जान तो और भी लोग रहे थे लेकिन चिल्लाए कौन, तो उन्होंने इस बात को खोला और जब इस चीज़ की तहकीकात की गई तो निगम बोध घाट हो या जितने भी CNG घाटेज हैं, या जब देखा गया कब्रिस्तानों में जा करके, तो वहाँ की जो रिपोर्ट आ रही थी और जो दिल्ली सरकार रिपोर्ट दे रही थी उसमें बहुत बड़ी भिन्नता थी। तो इससे पाया गया कि दिल्ली सरकार मौत पाए लोगों पर भी राजनीति कर रही है, यानी मृतकों की भी सूची सही तरीके से नहीं दे पा रही है। तो आज जाकर के चूंकि इसमें चारों तरफ से चाहे मीडिया हो,
चाहे जागरूक लोग हों, इसमें तमाम लोगों ने जब ध्यान देना शुरू किया तो सरकार को छिपाना नहीं हो पा रहा है और यही कारण है कि अब उसके केस आगे और ज़्यादा सामने आने लगे। तो आपका कहना ये है कि ये मौत के आंकड़े और जो जो बीमारी के जो आंकड़े हैं दिल्ली सरकार अभी तक छुपा रही, क्लियर रूप से नहीं दे पा रही। अभी भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी छुपा रहे हैं, लेकिन उसको इन्होंने बढ़ाया है कि एकदम से कैसे दिखाएंगे, तो धीरे धीरे बढ़ा करके। और अभी आप देखेंगे ये एक सप्ताह जून के अंदर आप देखेंगे कि दिल्ली में किस हाल की महामारी बढ़ने वाली है, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को बेहाल के रूप में छोड़ा है। इनको दारू बेचने का, दारू में 70% पैसे बढ़ाने का बहुत था, क्योंकि तुम घाटे पर थे। तुमको डीजल में 7 रुपए रेट बढ़ाने का हक है, क्योंकि तुम्हारी सरकार घाटे में जा रही थी। आपने उन बिजनेसमैन या उद्योगपतियों को चोर बना दिया, विद्यालयों को चोर बना दिया, जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने प्रोजेक्ट को खड़ा करके लोगों को शिक्षा दान कर रहे हैं। तुमने सरकार, तुमको जनता ने सब कुछ दिया और तुम मुख्यमंत्री बने, और तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे एडवर्टाइज के कारण खराब हुई और लोगों की जेब काटना तुमने तेल के माध्यम से शुरू कर दिया। क्यों किया ऐसा? तो सबसे पहले जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में फर्क है, उसके बारे में मुझे लग रहा चर्चा करना ही अपने आप को मस्तिष्क में परेशानी लाना है। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारी को जो है ना, कौन सा बाल इसको बोलूं, इसका नाम ही लेना बेकार है। चलिए, आपकी खबर फोर्थ विजन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुलाब सिंह राठौर, जिन्होंने कोविड-19 के ऊपर पूरी तरह से अपने सवालों का जवाब दिया और जनता की समस्याओं पर पूरा प्रकाश डाला। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए आपकी खबर फोर्थ विजन। नया बहुत जल्द मिलता हूँ नई खबर के साथ।